गुड इवनिंग। चलो आगे का स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। यस सर। जैसे हमने 1 + x⁴n का डिफरेंशिएशन मतलब सॉरी बाइनोमियल थ्योरम में इसका एक्सपेंशन देखा हुआ है। ये आता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² और ऐसे ऐसे करके ncn(x⁴n). तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू भी 1 रख देते हैं तो ये 1 + 1 2n हो जाता है, और nc0 nc1 nc2 nc3 से लेके ncn-1 और ncn ये वैल्यू आती। मतलब ये आ जाता है तुम्हारा सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना। किसका? 1 + x⁴n के फॉर्म में। तो हमको nc0 nc1 nc2 से लेके ncn यही तो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं, है ना। ये मतलब सिंपल कोफिशिएंट नहीं है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो सभी का सम है यहाँ पे, मतलब ये है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये तो देख लिया nc0 nc1 ये होता है, तो क्या आता है
अब इसमें अगर एक एक को छोड़ के देखा जाए कि अगर सिर्फ NC0 प्लस NC2 हो, NC4 हो, ठीक है, NC6 हो, ऐसे टर्म आए, ठीक है, तो इसका क्या आता है? तो इसका क्या आता है वो अगर चेक करना हो, तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका सम कितना आता है, मतलब हमने तो पूरे का सम देख लिया, लेकिन अगर NC0 NC2 NC4 है तो हमको पता है इसका सम चेक करना, तो इसका सम एक्चुअल में किसके इक्वल आता है? NC1 NC3 NC5, बताया था पिछले क्लास में हमने देखा था, NC7, इसके सम के इक्वल आता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका सम हो या इसका सम हो, उसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उसकी वैल्यू आती है m, या k मान लेते हैं, कुछ तो आएगा, कुछ तो वैल्यू आएगी, तो उसको हमने मान लिया k, ठीक है। अब इसका जो लास्ट टर्म होगा या तो NCn-1 होगा या तो NCn होगा। अगर इसका NCn-1 होगा तो इसका लास्ट टर्म NCn होगा, और अगर इसका NCn होता है तो इसका NCn-1, ये मैंने बता दिया है तुमको। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? देखो हमारा आएगा NC0 NC NC0, इन इसको भी ऐड कर रहा हूं और इसके साथ इसको ऐड कर रहा हूं, तो मैं सीक्वेंस में रखूंगा, इसका NC0 लिया, इसका NC1 दे देता हूं, फिर NC2 लूंगा, फिर NC3 लूंगा, ऐसे ऐसे लास्ट वाला टर्म NCn-1 और NCn आ जाए। तो इसका सम देखो, दोनों की वैल्यू का सम कितना था, मतलब हमने लिया था बस कि वो k है, इसका भी सम k है, इसका भी सम k है, तो इसका मतलब दोनों को मिला दिया था 2k हो गया। और एक्चुअल में इसका सम कितना आता है, इस पूरे का सम कितना आता है पहले देखे हमने, 2 की पावर n आता है, तो यहाँ पे 2 की पावर n इक्वल टू k हो गया, 2k। तो इससे 2 की पावर 1 को उधर लेके जाओगे तो वो होगा n-1, तो आएगी वैल्यू k, k की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर n-1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सम, पूरे नंबर का सम तो क्या होता है 2 की पावर n, लेकिन अगर तुम सिर्फ इवन पार्ट लेते हो या ऑड पार्ट लेते हो और सो ऑन जहां तक जाएगा, उसकी वैल्यू बोलो या NC1 NC3 NC5, या ये जहां तक भी जाएगा, इन दोनों की वैल्यू होती है 2 की पावर n-, एक तो इक्वल होता ही है, और इक्वल किसके आता है 2 की पावर n-1। ये बात समझ में आ गई है ना? आई बात समझ में? यस सर। हाँ ठीक है, नोट करो इसको। यस तो यस सर, करता हूँ। NC0 NC2 NC4 NC6 ये सब जो सम होगा पूरा, अगर पूरा कंप्लीट जाता है लास्ट नंबर तक, लास्ट या सेकेंड लास्ट नंबर होगा, अगर देखो n इवन होगा तो यहाँ पे NCn आएगा क्योंकि ये इवन होगा, तो उस केस में यहाँ पे इसका आ जाएगा NCn-1। लेकिन अगर n तुम्हारा ऑड होता है तो यहाँ पे NCn आएगा, क्योंकि ऑड नंबर, ये देखो ऑड आ रहे हैं ना यहाँ, और उस केस में यहाँ पे NCn-1 होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि n इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो लास्ट वाला सम टर्म क्या आने वाला है, NCn-1 या तो NCn, इसको भी वही बोलेंगे NCn-1 या तो NCn। पर हाँ, अगर इसमें NCn-1 आया तो इसमें पक्का NCn आएगा, और अगर इसमें NCn आया है तो इसमें NCn-1 आएगा, ठीक है। तो सेपरेट मतलब जस्ट एक दूसरे के मतलब इसका हाफ होते हैं, मतलब इक्वल इक्वल है एकदम बराबर, तो सिंपल सी बात है, हाफ हाफ होना पड़ेगा उसको। इसको ऐसा भी समझ सकते हो, ये वैल्यू आई है ना, इससे तुम एक यहां पे ये भी लिख सकते हो कि 2 की पावर n/2 इक्वल टू के, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, और उसकी वैल्यू हो जाएगी फिर n-1, तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट ये है, इसको नोट कर लो, जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है, इस पे बेस भी क्वेश्चन बनते हैं। नोट कर लो। सर कंप्लीट। विवेक की ऑनलाइन क्लास में ज्यादा मजा नहीं आता ना? सर बोरिंग क्यों लगता विवेक? है। यस सर। ऑफलाइन में लेकिन ज्यादा मजा सही आता है। है। यस सर, उसमें एकदम खुल के बोल सकते, सब बिना क्या ऑन ऑफ करे माइक, तो उसमें खुल के बोल सकते, क्या बोल रहा हूँ? एकदम खुल के बोल सकते हैं हम ऑफलाइन में। अच्छा ठीक है।
सर इसमें एकदम रुक रुक के भी बोलना पड़ता है। नेटवर्क वाली दिक्कत है, अगर नेटवर्क बहुत अच्छा रहे तो फिर इसमें भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यस सर। सर भाई ये भी अच्छा है। चलो नोट कर लिया। यस सर। ठीक है, मैं हटा देता हूं इसको। अब देखो, हमने ये तो देख लिया NC0, NC1, NC2 वाले, है ना। ये 2 की पावर n होता है। और NC0 प्लस NC2, NC4, मतलब एक एक का डिफरेंस, एक छूट गया यहाँ पे, है ना। पहले इसमें 0, 1, 2 सब आ रहे थे, है ना। फिर उसके बाद इसका आंसर आया था 2 की पावर n, और एक एक छूट गया, तो इसका आंसर है 2 की पावर n-1। ठीक है, अब हम देखेंगे दो दो छूटने वाले, मतलब NC0 प्लस 1 भी छूट गया, NC1 और NC2 भी, NC3, फिर NC4, NC5 छूट जाएगा, NC6, फिर NC9। ऐसे टर्म अगर होंगे तो उनका सम कितना आएगा वो हम चेक करेंगे। मतलब हमको इसका सम निकालना है। अगर ये एग्जाम में आ गया या पूछ लिया तो हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान देना। जैसे इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए तरीका था कि पहले 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, NC0 प्लस NC1x, फिर NC2x² प्लस NC3x³ ऐसे टर्म जाएंगे, NCn x की पावर n। फिर हम 1 माइनस एक्स की पावर n का फॉर्मूला लेते हैं, वो आता है NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x² माइनस NC3x³ और फिर ऐसे -1 की पावर n, NCn x की पावर n। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सोच लो, इन दोनों को ऐड कर दिया, या x की वैल्यू 1 रख के ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 की पावर n, मतलब इससे बनेगा तुम्हारा 2 की पावर n NC0 प्लस NC1, NC2, NC3 से लेके NCn तक। और यहाँ पे ये 1 माइनस इसमें 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा NC0 माइनस NC1, NC2 माइनस NC3 से लेके -1 की पावर n NCn, और इन दोनों को ऐड करते हैं। ये दूसरा तरीका बता रहा हूं, इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ का दूसरा तरीका बता रहा हूं। तो देखो, ये 2 की पावर n ही रहेगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ आएगा NC0, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका ट्वाइस आएगा तो वो होगा NC2, फिर आएगा NC4, फिर आएगा NC6, और ऐसे टर्म जाएंगे। ये 2 को इधर लेके जाओगे तो 2 की पावर n-1 आ जाएगा, NC0, NC2, NC4, NC6। ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से हमने निकाला था, एक बार 1 प्लस एक्स लिया, एक बार 1 माइनस एक्स लिया, या ऐसा बोल दो 1 प्लस 1 दिया, पहली बार में 1 प्लस 1 दिया, एक्स की जगह पे 1 रखा, और दूसरे केस में -1 रख दिया। ठीक है, तो ओवरऑल ये सब चीजें 1 प्लस एक्स की पावर n से ही रिलेटेड होती है। NC0, NC1x, NC2x², NC3x³ और से लेके NCn x की पावर है। हम क्या करेंगे, अब दो टर्म गायब हो रहे हैं, है ना। कितने टर्म गायब हो रहे हैं, 2 टर्म। ठीक है, तो क्या हमको ऐसी कोई वैल्यू पता है जिसमें 3 नंबर, इसमें देखो 2 नंबर को सम करने पे 0 आ जाए, 1 के साथ, 1 के साथ और एक कौन सा नंबर ले सकते हैं कि सम तुम्हारा 0 आ जाए। पहली बात समझना, मेरी बात को समझना, क्योंकि हमको चाहिए था एक एक का गैप चाहिए था, एक नंबर हटना चाहिए। तो 1 के साथ हम क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाए, तो बोलोगे सर ये कौन सी, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, -1 में, है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 1 के साथ हम ऐसे कौन से 2 नंबर लेंगे ताकि 0 आ जाए, तो बता सकते हो क्या हो सकते हैं ऐसे 2 नंबर जिनसे ऐड करने पे 0 आ जाए। तो यहां पे थोड़ा सा याद रखो, ये तुम्हारा स्क्वायर रूट था,
ये स्क्वायर रूट थे। कौन कौन से? ये वैल्यू 1, स्क्वायर रूट होते हैं 1n-1। यहाँ पे 3 नंबर का सम 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे लोगे क्यूब रूट। क्या लोगे? क्यूब रूट। मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का एडिशन जो आता है वो 1 आता है। अब बोलोगे सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कैसे आ गया? तो देखो इस चीज को समझेंगे। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो हमारा टर्म बनेगा 1 + 1 की पावर n, तो वो हो जाएगा nc0, nc1, nc2 प्लस nc3 से लेके ncn-1 और लास्ट वाला ncn। अब एक बार x की वैल्यू ओमेगा रखते हैं, तो ये आएगा 1 + ओमेगा, उसकी पावर n होगा। तो देखो यहाँ x की जगह पे ओमेगा रखना है, तो nc0 ये होगा nc1 ओमेगा, फिर nc2 ओमेगा स्क्वायर, फिर nc3 क्या बनेगा? nc3 ओमेगा क्यूब, जो कि 1 हो जाएगा, मतलब इसको तुम ओमेगा क्यूब को 1 भी समझ सकते हो। फिर उसके बाद आएगा nc4 ओमेगा की पावर 4, मतलब वो ओमेगा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फिर से साइकिल वैसे ही चलेगा, मतलब इसको 1 मान सकते हो। ठीक है, nc3 को nc4 में ओमेगा, फिर nc5 में ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करते ncn-1 ओमेगा की पावर n-1 और ncn ओमेगा की पावर n, इस तरीके से। फिर रखोगे x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, तो हमको इतने टर्म की जरूरत नहीं है ना। हम इतने 3 ही टर्म रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब तक रख देते हैं, और फिर लास्ट में ncn-1 ओमेगा की पावर n-1 और ncn ओमेगा की पावर n। फिर एक बार x की वैल्यू रखोगे ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर n हो जाएगा। तो पहला टर्म तो nc0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं। फिर दूसरे टर्म में nc1 ओमेगा का स्क्वायर होगा, फिर तीसरे टर्म में nc2 ओमेगा का स्क्वायर मतलब पावर 4, फिर nc3 ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा, और ऐसे टर्म जाएंगे। फिर ncn-1 ओमेगा की पावर 2n-2, क्योंकि 2 × n-1 होगा, और ncn ओमेगा की पावर 2n। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, तीनों टर्म को, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ठीक है, ऐड करता हूं, तो देखो ये क्या आएगा? ये पहला वाला टर्म है 2 की पावर n, दूसरा टर्म है 1 + ओमेगा। ध्यान देना, 1 + ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? हमने पढ़ा हुआ है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होता है 0। अभी मैंने बताया भी, यहाँ पे बता दिया है। तो इसका मतलब अगर 1 + ओमेगा होगा तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर होगा तो माइनस ओमेगा होगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हमको पता है, ठीक है, तो उसका हम यूज करेंगे। तो ये 2 की, पहला वाला 2 की पावर n, दूसरा वाला बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, और तीसरा वाला बनेगा माइनस ओमेगा की पावर n। अब ध्यान देना, ये तीनों टर्म क्या होंगे? सेम सेम है, तो ये थ्राइस हो जाएगा, और कॉमन ले रहा हूं क्योंकि थ्राइस आने वाला है। अब देखो nc1 कॉमन लोगे, रुक जाओ मैं ऐसे ऐसे करता हूं, सिंपल सिंपल। 3 कॉमन नहीं लेना है, 3 किसने कॉमन ले लिया? nc0, 3nc0। फिर देखो, फिर nc1 में देखो, nc1 कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या? यहाँ पे है कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ठीक है। फिर लोगे तुम nc2, तो उसमें क्या है? nc2 में देखो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, और यहाँ nc2 में ओमेगा की पावर 4। तुमको पता होना चाहिए कि ओमेगा की पावर 4 जो है वो ओमेगा की पावर 1 ही होता है, क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहाँ पे फिर से ओमेगा आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो उसके बाद वाला टर्म ध्यान देना, nc3 में देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और ये ओमेगा का क्यूब भी 1 होता है, और ओमेगा की पावर 6, मतलब ओमेगा की पावर 3n, कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो वो 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लास्ट वाला भी 1, तो ये वाला टर्म थ्राइस हो जाएगा। उसके बाद जब तुम nc4 करोगे, तो यहाँ पे तो इस वाले में nc4 क्या है? वो भी 1 है, तो वो 1 रहेगा। फिर यहाँ पे जो nc4 था वो ओमेगा की पावर 4 था, और मैंने बता दिया ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होता है, तो यहाँ ओमेगा। फिर इसके बाद यहाँ nc4 आएगा तो ओमेगा की पावर 8 आएगा, ओमेगा की पावर 8 को 6 से डिवाइड करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ये बताने का मतलब ये है
हाँ, समझ रहे हो। और उसके बाद लास्ट में भी ऐसी टर्म आएंगी, तो होगा क्या, अगर इसको पूरे को कैलकुलेट करते हो तो ये तो 2 की पावर n है, -1 ओमेगा स्क्वायर की पावर n है, या माइनस ओमेगा लिख दो उसको पहले, मतलब इसको पहले ला लेते हैं हम लोग। तो माइनस ओमेगा की पावर n प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n है, और आंसर आएगा, 3 कॉमन लोगे तो NC0 प्लस NC3 प्लस NC6 प्लस NC9, और ऐसे करते करते पूरे टर्म आएंगे। और ये 3 से डिवाइड करोगे तो तुमको टोटल सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या मिला, इस वाले का आंसर जो हम निकालना चाह रहे थे उसका आंसर क्या मिला, इसका आंसर मिल गया हमको, ये डॉट डॉट चलेगा, 2 की पावर n प्लस माइनस ओमेगा की पावर n प्लस माइनस ओमेगा की पावर स्क्वायर का पावर n अपॉन 3। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। ये समझ में आया कि कैसे आंसर आया है, बोलो। क्यों विवेक, समझ में आया क्या? यस सर, हमने ओमेगा रखे इसलिए, हाँ, मतलब ओमेगा की। यस सर। हाँ ठीक है, नोट करो। मैं इसको हटा देता हूँ, इस साइड का जो है ना, इसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो सकते हो, इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमने पहले समझ लिया है, तो मैंने उसका एक तरीका और बता दिया था। मतलब एक बार 1 + x में +1 रख दोगे और एक बार -1 रखोगे तो वो वाला टर्म आ जाता है, 2 की पावर n-1। ये हमने पढ़ लिया है, तो इसको हटा देता हूँ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा स्क्वायर रूट था, देखो, ये स्क्वायर रूट। अगर तुम्हारे पास, मुझे ये बता दो एक बार कि NC0 के बाद अगर NC4 आएगा, फिर NC8 आएगा, फिर NC12 आएगा, तो इस वाले में हम 1 के साथ और क्या क्या ऐड करेंगे, मतलब कितने नंबर ऐड करना पड़ेगा, ये =0 होना चाहिए। मतलब ये बनेगा, क्योंकि देखो 0 के बाद 4 आया है, 0 के बाद सीधे 4 आया, मतलब फोर्थ रूट आएगा, फोर्थ रूट, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये था स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, और ये था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, याद है ना। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 1i स्क्वायर और i³ तो तुमको इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि तुम 1 + x⁴ में एक बार x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 + 1 की पावर n बनेगा, फिर एक बार x की वैल्यू i रखोगे तो 1 + i की पावर n, फिर 1 + i² की पावर n, और फिर 1 + i³ की पावर n, ये वैल्यू रखना पड़ेगा, तो उससे इसका सम आएगा। पता नहीं तुम ज्यादा समझ पा रहे हो या नहीं, पर तुमने आई पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है, ज्यादा हाई लेवल तक नहीं, लेकिन सिंपल सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है। पहले ये नोट कर लो, चलो ये नोट कर लो, फिर 4 वाला देखेंगे, 4 वाला भी थोड़ा सा समझेंगे।
सर हो गया हाँ कंप्लीट। हो गया, यस सर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो, अगर ये ज्यादा नहीं भी समझ में आया होगा ना, तो हमको समझ इसलिए रहे ताकि फॉर्मूला याद रहे। तो देखो, सबसे पहले NC0 हमारा 1 + x⁴ वाले फॉर्मूले से बन रहे सब। NC0 + NC1x + NC2x² NC3x³ से लेके लास्ट में NCn, पहला फॉर्मूला। NCn, NC1, ध्यान देना, सुनो। NC1 बहुत मस्त वाली चीज बता रहा हूँ, इससे सब फॉर्मूले याद रहेंगे। ऐसे टाइप की जो भी होगी तो वैल्यू बता सकते हो। NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 से लेके NCn-1 और NCn। तो इसका आंसर आया था, या थोड़ी जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते हैं, प्लस NCn। इसका आंसर आया था 1 + 1 की पावर n, मतलब 2 की पावर n, ये आंसर आया था। अब दूसरे वाले केस को देखो, NC0 + NC2 + NC4 + NC6, अगर ऐसे टर्म आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट वाला टर्म या तो NCn-1 होगा या NCn होगा, डिपेंड करेगा ये नंबर जो है ऑड है कि नहीं। अगर n ऑड होगा तो ये नंबर आएगा, क्योंकि NC यहाँ पे नीचे इवन नंबर है ना, 2 4 6। तो अगर n इवन होगा तो ये आएगा, ऑड होगा तो ये आएगा। तो इसका सम क्या आ रहा है, ध्यान से सुनना, इसका सम क्या आ रहा है। इसका सम आ रहा है 1 + 1 की पावर n + 1 - 1 की पावर n अपॉन 2। कितना आ रहा है, तो इससे होगा क्या, अभी इससे समझ में आएगा क्या हो रहा है। देखो, 1 के साथ मैंने पहले 1 ले लिया, और यहां 1 के साथ ले लिया -1, या प्लस में -1 लिया है। 1 + 1 लिया है, और यहां पे 1 + -1 लिया है, तो 1 - 1। तो उससे क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये बचेगा 2 की पावर n अपॉन 2। तो आंसर आएगा 2 की पावर n-1, यही आंसर आया था हमारा। अब तीसरा फॉर्म देखो, NC0 + NC3 + NC6 + NC9, अगर ऐसे टर्म हो, ठीक है, 3 टर्म छूट रहे, तो लास्ट में तीनों में से, लास्ट के तीनों में से कोई एक टर्म आएगा, है ना। मतलब उसमें NCn-2 या फिर NCn-1 या तो NCn आएगा, इन तीनों में से, क्योंकि तीन टर्म छूट रहे हैं, तो इन तीनों में से। तो इसका आंसर आता है 1 + 1 की पावर n + 1 + ओमेगा की पावर n + 1 + ओमेगा² की पावर n अपॉन आता है 3। जब 3 टर्म छूटते हैं, तो ये देखो, ध्यान से समझना, मैं बहुत मस्त चीज बता रहा हूं। ये 1, ये ओमेगा, और ये ओमेगा², ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जब 3 नंबर छूटते हैं तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूज होता है। बहुत ज्यादा कनेक्शन है चीजों का। तो ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू सीक्वेंस एंड सीरीज के, मतलब सॉरी, बाइनोमियल थ्योरम की ये सीरीज को आज सम निकाल पा रहे हैं। किसकी वजह से, कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता तो हम ये वैल्यू निकाल ही नहीं पाते, इसका आंसर ही नहीं बता पाते कि क्या आने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो, इसका आंसर नहीं बताया जा सकता था। अब फोर्थ वाला देखते हैं। अभी हमने फोर्थ पढ़ा नहीं, लेकिन अब फॉर्मूला हम बना सकते हैं। मैंने तुमको 4 नहीं बताया, मतलब कि NC0 में NC4 हो जाए, फिर NC8 हो जाए, फिर NC12 हो जाए, ऐसे नंबर्स आने लगे, तो इसमें लास्ट के चारों में से कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, समझ जाना। अब इसमें वैल्यू क्या आएगी, इसमें आएगा 1 + 1 की पावर n + 1 + i की पावर n + 1 + i² की पावर n और प्लस 1 + i³ की पावर n, और होल अपॉन कितना आएगा, 4। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से सुनना। ये 1 + 1 होगा 2 की पावर n। 1 + i को हम कुछ नहीं लिख सकते, अभी 1 + i लिखेंगे। ठीक है, फिर 1 + i² हो जाएगा तुम्हारा 1 - i का होल स्क्वायर, क्योंकि -1, अच्छा सॉरी, i² होता है -1। तो ये 1 + i² जो है कि i² -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो वो 0 हो जाएगा, तो उसको हम हटा सकते हैं। और फिर तीसरी वैल्यू बचेगी लास्ट वाली, 1 + i³, तो i³ होता है -i, तो इसका पावर n। तो ये 3 नंबर बचेंगे, लेकिन अपॉन में आएगा 4। समझ रहे हो, इसका आंसर हमने शॉर्ट में क्या समझा था, 2 की पावर n। इसकी वैल्यू हो जाती है ओमेगा², उसकी पावर n, और लास्ट वाला -ओमेगा की पावर n अपॉन 3।
तो इससे अगर 5 आएगा तो हमको फिफ्थ रूट सोचना पड़ेगा। मतलब अगर 5 आ गया, अगर 5 आ गया, 5 कभी आएगा नहीं वैसे, क्योंकि हमको फिफ्थ रूट की एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे पता नहीं रहती। तो NC0 के साथ NC5, NC10 प्लस NC15, ऐसे 5 वाले आएंगे। तो आंसर आएगा 1 + 1 की पावर n प्लस 1 + अल्फा की पावर n, 1 + अल्फा स्क्वायर की पावर n, 1 + अल्फा क्यूब की पावर n, और प्लस 1 + अल्फा की पावर 4 उसकी पावर n अपॉन 5। और यहां पे हमको दिया रहेगा कि 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 4, ये है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। समझ गए? ये क्या है? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट हमको आई की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं फिफ्थ, पर फिफ्थ रूट तक हम देखते नहीं है। हम ओमेगा और आई से रिलेटेड ज्यादा चीजें देखते हैं, तो आने वाली चीजें फोर्थ तक हो सकती है। पर फिफ्थ आ गया तो तुम्हारा यही होने वाला है। और तुमको अगर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालते आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी मैंने वैसे पढ़ाया है कॉम्पिटिशन के लिए, चीजें बताई है, तो उसमें भी देख सकते हैं। चलो, समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? जब तुम्हारे एकदम कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हो रहे थे तो यहाँ पे सिर्फ 1 + 1 की पावर n है, 2 की पावर n, ठीक है, 1 है, सिर्फ 1 है। जब एक एक नंबर छूट रहा था, मतलब कि 2 के बाद 0 के बाद 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, तो एक का डिफरेंस आ गया, डबल डबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे यूज हुई है ये 1 और ये -1। तो ये दोनों जो है, मतलब 1n - 1 जो है, ये तुम्हारे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, फिर यहां पे यूज हुआ है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इससे हमको समझ में आता है कि देखो, 1 के साथ पहले 1 ले लिया, फिर प्लस ले लिया -1, मतलब दोनों स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी ऐड करके पावर n में ऐड कर दिया। क्यूब रूट में क्या हुआ, जब 3 का डिफरेंस था तो 1 + 1 की पावर n, 1 + ओमेगा की पावर n, 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर n अपॉन 3, है ना? तो ये टर्म आ गए। फोर्थ, जब 4 का डिफरेंस था तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आया है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये होता है 1 आई स्क्वायर और आई क्यूब, और ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे। तो ये समझ में आ रही बात? 103 और यहां तक जा रहा है, तो इसमें टर्म कैसे आ रहे हैं, नोट कर लो इसको। अगर मेरी बात समझ में आई होगी तो कभी ये धोखे से ये आ गया ना, ये ऐसे वाले टर्म का सम पूछ लिया, तो तुम तुरंत इसका वैल्यू बता सकते हो। और n की वैल्यू भी दी रहेगी, उसमें n की वैल्यू दी रहेगी। जैसे यहाँ पे 9 तक दे दिया, तो यहाँ पे वैल्यू 9 होगी, n की वैल्यू क्या होगी? 9, है ना? तो 9 के हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा, और आंसर आ जाएगा सिंपल। क्योंकि देखो, ओमेगा की पावर 9 मतलब मल्टीपल ऑफ क्या है? 3 है, तो ये 1 होने वाला है, ये भी 1 होने वाला है, और ये 2 की पावर 9 होगा। तो 2 की पावर 9 + 2/3 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसा पूछ सकता है ना? एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जा सकती है, नोट कर लो इसको। हो गया? समझ गए ये? यस सर, समझ गया। नोट कर लिया गया? नोट कर दो तो बता देना मुझे। कर लिया, इरेज कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। अब और एक खतरनाक चीज देखेंगे। अब हम ऐसे वाले फॉर्म देखेंगे, NC0 की पावर 2 प्लस NC1 का होल स्क्वायर प्लस NC2 का होल स्क्वायर, फिर NC3 का होल स्क्वायर, मतलब सभी नंबर्स का, यहां तक कि NCn का होल स्क्वायर, ऐसे वाले फॉर्म देखेंगे। तो इसका आंसर वैसे तो 2NCn आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसको कि 2NCn कैसे आता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा समझेंगे इसको। ठीक है, और एक देख सकते हैं, मैं एक हाथ तो बता दूंगा, NC1 का होल स्क्वायर, सॉरी NC1 नहीं, NC0 NC1,
यहाँ पे NC0 है, यहाँ NC1 है, तभी तो होल स्क्वायर हो रहा है। NC2 इंटू NC2, NC3 इंटू NC3, ऐसे। यहाँ पे NC0 है तो NC1 है, NC1 है तो NC2 है, फिर NC2 है तो NC3 है, फिर NC3 है तो NC4 है, ऐसे टर्म है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है ना 3 4, तो फिर NCn-1 होगा तो NCn आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला टर्म क्या होना चाहिए, लगभग यहीं तक जाएगा, n से n+1 तो होगा नहीं, है ना, तो इतना ही रखते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 2NCn-1, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर इसमें गैप होता है, मतलब कि इनमें डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आएगा। मतलब अगर तुम लेते हो NC0 NCr, फिर NC1 NCr+1, क्योंकि बढ़ेगा वो, फिर NC2 NCr+2, फिर NC3, और फिर इंटू NC प्लस नहीं रहेगा बीच में, मल्टीप्लाई रहेगा, NCr+3, ऐसे करते करते ये NCn-r तक जाएगा और ये NCn हो जाएगा। कहां तक जाएगा ये NCr, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, r का है, तो यहाँ 1 है तो प्लस r हो रहा है, तो यहाँ n-r होगा तो प्लस r करोगे तो n आएगा, तो लास्ट टर्म n ही तक आ जाएगा, तो इसका आंसर आता है 2NCn-r। तो चाहो तो इसको बड़े आराम से याद रख सकते हो, है ना, क्योंकि डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है r का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस r का है ना, और इन दोनों में, इस दोनों में डिफरेंस 1 का था, तो यहाँ पे NC1 हुआ है, और इनमें NC0 थे, क्या था, NC0 कोई डिफरेंस नहीं, मतलब जीरो डिफरेंस, तो यहाँ पे 0 है। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस से तुम याद रख सकते हो इसको, लेकिन फिर भी हम इसको एक तो सॉल्यूशन बता देता हूँ कि कैसे आता है ना। अब अगर तुमको पूछा जाए, मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, NC0 NC7 प्लस NC, कुछ ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, n को भी कुछ रख सकते हैं ना, NC52C0 52C7, फिर 52C1 52C8, फिर 52C2 52C9, ठीक है, ऐसे करते करते 52C52 हो जाएगा, और उससे -7 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 45 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा, है ना, 52 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा बता सकते हो विवेक, अगर तुमको समझ में आई, ये तीनों चीजों को देख लो, अगर ये समझ में आ गया तो तुम इसका आंसर बता सकते हो। हाँ, वैल्यू रख देंगे तो हाँ 52C, चैट के थ्रू बता दो। यस सर, सोचता हूँ सर, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लगाओ दिमाग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब देखो ये 2n, मतलब यहाँ पे अगर सब n है तो ये 2n आता है, cn आता है, मतलब जो लास्ट वाला टर्म होता है, और 2NCn-1 मतलब ये वाला टर्म, ये है ना, ये सेकंड इसके साथ जो n के साथ जो रहता है वाला, यहाँ NCr है तो ये NCr आता है और 2n होता है, मतलब इसी में ऊपर वाले में डबल कर दो, तो इस वाले टर्म में ही डबल करोगे तो 104C45 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, मतलब तुमको समझ में आ गया है, ठीक है, नोट कर दो इतना, C45 नीचे आ जाएगा, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, तुमने अच्छे से दिखा दिया था, चैट के थ्रू समझ गया मैं, 104C45 मतलब समझ में आ गया।
तो नीचे नहीं आता सर चैट में। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आनी चाहिए चीजें बस। ठीक है, तो अगर इनमें जितना डिफरेंस होगा उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। अगर उसने सिर्फ डॉट डॉट करके छोड़ दिया है तो तुम ये वाला टर्म निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं कोई एक क्वेश्चन दे देता हूं, एनसी 3, यहां तो एनसी 0 रखोगे, एनसी 4 ले लेते हैं, प्लस एनसी 1 एनसी 5, फिर एनसी 2 एनसी 6, ऐसे नंबर्स जा रहे हैं, तो लास्ट वाला एनसीएन तो आएगा, और लास्ट वाला ये कितना आएगा बता सकते हो? हमको पता है ये वाला टर्म तो एनसीएन आएगा, उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा 4, तो यहाँ पे आएगा n-4, तो आंसर क्या आ जाएगा? इन दोनों n को जोड़ दिया 2nCn-4, ये आंसर आ जाएगा, है ना? सही है? यस सर। हाँ, नोट कर लो उसको। मतलब कॉम्पिटिशन में अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो तुम आराम से बना सकते हो। अब मैं ये पहले वाले का इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ बता देता हूं, या इसका भी देख सकते हैं, किसी भी एक का देख सकते हैं या दो का देख सकते हैं, है ना? तो पहले वाले का पहले देख लेते हैं, फिर दूसरे वाले के लिए थोड़ा समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर देखते हैं पहले वाले का प्रूफ। ये 2nCn आया कैसे? मतलब इसका हमने तरीका तो समझ लिया कि अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बना सकते हैं, ट्रिक समझ लिए हमने, लेकिन अब थोड़ा सा ये इसको भी समझ ले, क्योंकि वो यूज हो सकता है ना, वो चीजें कभी यूज हो सकती है, इसलिए उसको समझ लेते हैं। उस पे बेस्ड कुछ और टाइप के क्वेश्चन बना के दे सकता है, इसकी थ्योरी पे, ये जिससे प्रूफ हुआ है ना, इसकी थ्योरी पे बेस्ड कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन बना के दे सकता है, इसलिए उसको देखना चाहिए। सर कंप्लीट। हाँ, कंप्लीट। कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट सुना ही आ गया। अब देखो, हमको पता है कि 1 + x⁴ n क्या होता है? nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² nc3x³ से लेके nCn(x⁴n), उससे पहले आएगा nCn(n-1)(x⁴n-1), ऐसी टर्म बनेगी, है ना? या चलो दो चार और टर्म लिख देते हैं यहाँ पे, क्या जाता है अपना, nCn-3(x⁴n-3), nCn-2(x⁴n-2), nCn-1(x⁴n-1), और फिर nCn(x⁴n), ठीक है ना? यही टर्म होते हैं। अच्छा, अगर हम लिखते हैं x+1n, तो आएगा nc0, सबसे पहले की हाईएस्ट पावर होती है तो 1 की हाईएस्ट पावर मतलब 1 आएगा, फिर 1 की एक कम होगी और x की एक पावर बढ़ती, तो ये ऐसे सीक्वेंस में बढ़ता है, तुमको पता है, क्योंकि a + b⁴n का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है nc0 a⁴n, फिर nc1 a⁴n-1b, फिर nc2 a⁴n-2b², फिर nc3 a⁴n-3b³, ऐसे टर्म बढ़ते हैं। फिर nCn-1 तो a और b⁴n-1, और फिर nCn b⁴n हो जाता है। तो ये एक्चुअल में हमारा क्वाड्रेटिक बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है ना? ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब उसमें a की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1⁴n 1 होता है, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, b की जगह पे x आ जाएगा। अब अगर मैंने उसको उल्टा लिख दिया, है एक ही चीज लेकिन उल्टा लिखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे x⁴n आएगा, फिर आएगा nc1 x⁴n-1, फिर आएगा nc2 x⁴n-2, फिर nc3 x⁴n-3, ऐसे करते करते जब तुम nCn-3 पे आओगे तो यहाँ पे n-n-3 होगा तो 3 आएगा, फिर nCn-2 में x² आएगा, फिर n-1 में x आएगा, और फिर nCn में 1 आ जाएगा। दोनों चीजें सेम है, क्योंकि 1 + x⁴n लिखो या x + 1 लिखो, n लिखो, सेम है।
तो NC1 की वैल्यू, NCN की वैल्यू और NCN0 की वैल्यू सेम होती है। मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ये वाला टर्म और ये सेकेंड लास्ट टर्म सेम है, ये थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म सेम है, क्योंकि NC2 तुम्हारा NCN-2 होता है। अगर NCR लिखते हो तो उसको NCN-R लिख सकते हो। NC1 NCN-1 के इक्वल है, NC3 NCN-3 के इक्वल है। तो इसका मतलब है दोनों एक्सप्रेशन सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैंने क्या किया है, 1 + x की पावर n इंटू x + 1 की पावर n, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या बनेगा। पहले वाले का NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² से लेके NCN-1x प्लस NCN-1 और NCNx की पावर n, ये वाला टर्म बनेगा। दूसरे वाले के एक्सप्रेशन हो गए NC0x की पावर n, NC1x की पावर n-1, फिर NC2x की पावर n-2 से लेके NCN-1x प्लस NCN, ये टर्म बन जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, मैं ढूंढना चाहता हूं कोफिशिएंट ऑफ, इसी में पूरा खेल है, यही मेन हमारी है, जिससे बाकी जो मैंने पहले फॉर्मूले बताए हैं, NC0 का होल स्क्वायर वाले, NC1 का होल स्क्वायर वाले, या फिर NC0 NC1, ये सभी इसी से आने वाले, बस कोफिशिएंट का खेल होने वाला है। देखो तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n ढूंढता हूँ इन 1 + x की पावर n और x + 1 की पावर n। तो एक्चुअल में ये क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये पूरा का पूरा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है तो सेम टर्म, ये दोनों सेम टर्म है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 + x की पावर n का होल स्क्वायर। देखो 1 + x की पावर n हो या x + 1 की पावर n हो, इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो हम इसको 1 + x की पावर n, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको उल्टा लिख सकते हैं, 1 + x की पावर n बना सकते हैं। फिर दोनों सेम आ गए तो 1 + x की पावर n का होल स्क्वायर लिखोगे, और फिर 1 + x की पावर n का 2n आ जाएगा। समझ गए, क्या आ जाएगा, 2n। इसका मतलब यहां पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, इसमें कोफिशिएंट ढूंढने का मतलब है कि तुम 1 + x की पावर 2n में कोफिशिएंट ढूंढो, x की पावर n का। समझ में आ रही बात, बोलो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारी सोच से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये समझ में आएगा जो नीचे मैंने समझाया है, ये चीजें समझ में आई है, ये यस सर, समझ में आएगी, ये आ गया है ना। तो सर उसका मल्टीप्लाई कर दिया आपने। हाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, तो हम इसमें x की पावर n ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं, ये समझ गए हो। ठीक है, तो अब x की पावर 2n बनेगा कैसे, देखो कब कब x की पावर n आएगा, जब तुम NC0 का NC0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो इस टर्म का जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमारा टर्म बनेगा, कितना बनेगा, NC0 और NC0 x की पावर n, एक x की पावर n आया, हमको उसी का कोफिशिएंट ढूंढना है, ये आएगा। फिर जब तुम NC1 का NC1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो NC1x का मल्टीप्लाई NCN1 x की पावर n-1 से होगा। तो देखो इसका भी जो कंबाइन पावर बनेगी, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n-1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n हो जाएगा। मतलब यहां पे भी तुमको मिलेगा NC1 और x की पावर n। फिर जब तुम 2 वाले को देखोगे तो x की पावर 2 का किससे मल्टीप्लाई करेगी कि n आ जाए, तो x की पावर n-2 से, तो वो हो जाएगा NC2 होल स्क्वायर x की पावर n, फिर आएगा NC3 x की पावर n। ऐसे करते करते ये लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो NCN का होल स्क्वायर x की पावर n आए। इन ये सभी जो है, इसका मतलब NC0 का होल स्क्वायर प्लस NC1 का होल स्क्वायर प्लस NC2 का होल स्क्वायर से लेके NCN का होल स्क्वायर, ये पूरा जो है वो x की पावर n का, मतलब ये कोफिशिएंट, समझ रहे हो, ये कोफिशिएंट आ गया, ये x की पावर n की कोफिशिएंट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है क्या। अगर हम इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे तो यही आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा, यस सर, आएगा। आएगा। ठीक है,
अब देखो, अब उसके आगे सुनो। अब अगर तुम किसी में भी, अब यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, प्रॉब्लम वही है, जगह कहाँ है वाली। तो पहले इतना नोट कर लो, चलो जितना मैंने लिखा है उसको जल्द स्क्रीनशॉट ले लो। एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? यस सर, कम हाँ, ले लिया। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं स्टार्टिंग की 2-3 लाइन हटा देता हूँ, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा इसलिए, इसके बाद की चीजें लिखना पड़ेगा। वैसे वो सही लिखा हुआ था, उससे भी काम हो जाता, उसी को दोबारा लिख दूंगा मैं। देखो, 1 + x⁴ को ध्यान से देखो, ये nc0 + nc1x होता है पावर 1, nc2x⁴ nc3x⁴। अगर तुम ncn लिखते हो, ncr लिखते हो तो x⁴r, और ऐसे करते करते ncn(x⁴n). तो अगर मैं इसमें बोलता हूं कोफिशिएंट ऑफ x⁴3 इन 1 + x⁴n में, तो क्या होगी पावर, बता सकते हो? x⁴3, कोफिशिएंट ऑफ x⁴3 इन 1 + x⁴n में, तो तुमको ये दिखेगा nc3, है कि नहीं? डाउट अरे बाप रे, रहा। समझ में आ रहा है? डाउट। अगर मैं पूछता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ, इसके प्लेस में मैं पूछता हूं कोफिशिएंट ऑफ x⁴7 इन 1 + x⁴n में, तो तुमको दिखेगा nc7, क्योंकि उसके साथ ही तो यहाँ पे कहीं पे nc7 आएगा, तो x⁴7 होगा कि नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, nc7, है ना? समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे nc7 आ गया। तो वैसे ही अगर मैं पूछूंगा कोफिशिएंट ऑफ x⁴n इन 1 + x⁴n का पावर 2n, समझो किसका पावर देख रहा हूं, एनसीएन का। अगर मैं एनसीआर पूछता, देखो यहाँ पे अगर आर लिखता, सुन लो, अगर मैं यहाँ पे आर लिखता तो यहाँ पे एनसीआर आ जाता, ठीक है, एनसीआर आता। तो मैं यहाँ पे एन का पूछ रहा हूं, तो ये देखो, ये वाला एन जो है, यहाँ जो पावर होता है ना वो यहाँ पे आता है, और ये जो पावर होती है वो नीचे आता है, ऐसा समझ लो। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 1 + x⁴2n में ढूंढ रहा हूं, अगर मैं 2n में ढूंढ रहा हूं तो 2n c, ये वाली पावर यहाँ पे आएगी n, तो 2nc आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं लिख रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x⁴n इन 1 + x⁴2n, तो ये आएगा 2ncn, कितना आ जाएगा, 2ncn। तो कोफिशिएंट एक्चुअल में ये है, यही तो कोफिशिएंट है, तो इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मतलब nc0 का होल स्क्वायर प्लस nc1 का होल स्क्वायर प्लस nc2 का होल स्क्वायर से लेके ncn का होल स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा 2ncn। ये ना ऐसी चीजें ना थोड़ा सा ऑफलाइन में पढ़ा होना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, ऐसे में शायद हो सकता है तुमको दिक्कत हो। ये समझ पा रहे हो क्या? इस वाले टर्म को ध्यान दो, अभी हम कोफिशिएंट के बारे में समझ रहे हैं। ये 1 + x⁴n है, तो nc0 nc1 nc2 है। अगर मैं यहाँ पे 2n लिख देता, समझना, यहाँ मैं 2n लिख देता तो यहाँ पे 2n आता, हर जगह पे 2n आ जाता, है ना? सिर्फ यहाँ पे हर जगह पे 2n आ जाता, 2nc 2n तक जाता हूं, है ना? अब उसमें मैं x⁴r ढूंढ रहा हूँ 2n वाले में, तो यहाँ पे 2ncr आएगा कि नहीं? अगर x⁴r ढूंढूंगा तो देखो 2ncr किस में है, x⁴r का कोफिशिएंट है, तो x⁴r कोफिशिएंट ऑफ x⁴r हो जाएगा 1 + x⁴2n में 2ncr। तो वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ x⁴n ढूंढूंगा 1 + x⁴2n में, तो 2ncn आ जाएगा। तो वही हमको ढूंढना था, तो वो वैल्यू आ गई 2ncn, और हमने इसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर लाए थे, मतलब nc0 को मल्टीप्लाई किया nc0 से और x⁴n से, तो उसका टर्म बना nc0, ये कोफिशिएंट आया x⁴n का, एक और कोफिशिएंट आया ncn, nc1 फिर nc2 का स्क्वायर, फिर nc3 का, फिर ncn का स्क्वायर आया सब में, तो सब में मैंने कॉमन निकाल लिया x⁴n। तो अभी मैं यहां पे बोल सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x⁴n ये पूरा टर्म है, और इस तरीके से हमने समझा कि कोफिशिएंट ऑफ x⁴n है 2ncn। तो ये दोनों चीजें सेम है, दोनों तो हम उसी में निकाल रहे हैं, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। हमने कंपेयर कर लिया दोनों तरीके से कोफिशिएंट ऑफ n को, तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। ये हमने सीख भी लिया है, पहले हमने निकालना सीख लिया कैसे आता है। अब इसी में अगर तुम सुन लो, अगर इसी में तुम क्या ढूंढते हैं, इसी में अगर मैं बोलता, यहां पे मैं लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ
x की पावर n माइनस वन। क्या ढूंढ रहा हूं मैं? x की पावर n माइनस वन इन यही 1 प्लस एक्स की पावर 2n। तो ये कब आता? n माइनस वन कब आता? जब nc जीरो का nc वन से मल्टीप्लाई होता। nc जीरो का किससे मल्टीप्लाई होता? nc वन से। तो उसमें आता nc जीरो nc वन, फिर प्लस, फिर nc वन का मल्टीप्लाई करना पड़ता है nc टू के साथ। तो वो होता nc जीरो nc वन nc टू, फिर nc थ्री टू nc थ्री, ऐसे करते करते nc n माइनस वन nc n आता। तो उसमें हम ढूंढते यहां पे n माइनस वन आता, तो यहां पे आ जाता n माइनस वन, क्योंकि जब यहाँ r आता है, ये नीचे जो r आता है वही तो वैल्यू नीचे आती है। तो यहाँ पे आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाता है n माइनस वन। पता नहीं तुमको समझ में आया होगा या नहीं, क्योंकि मैं सामने होता तो तुम्हारे एक्सप्रेशन से समझ सकता था। अभी बताओ ये समझ में आया या नहीं? बस सर आप पूछ सकते हो सर, कोई भी क्वेश्चन, अब मैं समझ हाँ, चुका हूँ। आप पूछ सकते हो सर कोई समझ भी में आया? क्वेश्चन। बस सर आप पूछ के देखो ना सर। आ गया ना समझ में? बस सर चलो ठीक है, तो आज इतना ही रखते पूछो। हैं। ठीक है, अब तुम मतलब एनसी वन भी होता, यहाँ पे एन माइनस वन लेते ना, तो तुमको यहाँ टू एनसी एन माइनस वन मिलता, और यहाँ टर्म एनसी जीरो एनसी वन एनसी टू ऐसे मिल जाते। तो यही वो तरीका है जिससे वो सब वैल्यू आई है, जो मैंने अभी पहले तरीके से बताया ना, मतलब कि उसको हमने समझ लिया कैसे आता है वो, तो वो इसी तरीके से आता है ना। यही वो तरीका है, यही वो थ्योरी है जिसके थ्रू उसकी ये आंसर आया है। ये जो आंसर आया है वो उसकी थ्योरी, मेन थ्योरी यही है। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं क्लास, है ना। चलो टाटा बाय एक बाय, सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले एक लो। सेकेंड सर, एक सेकेंड सर, सर बस एक सेकेंड सर, आज ही खत्म नहीं हुई सर? हाँ, सही चलती है। क्या हुआ? थैंक यू सर, थैंक यू सर, चलो बाय बाय। ओके सर।